नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज से दोस्तों हम वीडियो को ध्यान में रखते हुए हिंदी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं और ये क्विक रिवीजन की तरह आप लोगों को काम करेंगे। मैं बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश आप लोगों को करूंगा कि आप हिंदी का रिवीजन समय रहते हुए कैसे कर सकते हैं। 1 महीने का समय लगभग हमारे पास अभी बचा हुआ है, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है दोस्तों, वर्णमाला से शुरू करेंगे हम, है ना। और बहुत ही आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। वर्णमाला, इसको हम 2 तरीके से बांट लेते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन, ठीक है ना। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसी मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं आपको स्वर समझा दूंगा। लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी और 10 से 15 मिनट में स्वर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन वर्णमाला में बनते हैं वहाँ आपको दिक्कत नहीं रहेगी, चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन बने या बड़े से बड़ा क्वेश्चन बने। वीडियो के अलावा अगर आप आरओ एआरओ या फिर किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आपसे स्वर से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो टॉपिक आज का रहेगा हमारा स्वर, है ना। कल की वीडियो में हम व्यंजन को समझ लेते हैं। चलिए स्वर को शुरू करते हैं दोस्तों। हम स्वर कितने होते हैं पहले हम आपको लिख के बता देते हैं कि स्वर वास्तव में होते कितने हैं, है ना। यहाँ पे द्वंद्व की स्थिति भी चलती है कि सर 13 या 11, तो दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्वरों की संख्या हमारी होती है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ, औ, ठीक है ना। इसके अलावा 2 और होते हैं, आहा और अंगा, ठीक है ना। चलिए इन 2 को हम अलग रख लेते हैं। तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। और 2 ये कितने हो गए? 13। तो मूल स्वरों की संख्या हमारी होती है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछोगे कि मूल स्वर कितने होते हैं, तब आपको आंसर 13 करना है। पूछेगा व्याकरण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इन दोनों को हटा देंगे, फिर ऊपर वाले यानी कि 11 रह जाएंगे। तो मूल स्वर कितने हो गए हमारे पास? मूल स्वर हो गए सर 13। और व्याकरण की दृष्टि से देखें, व्याकरण की दृष्टि से, तो व्याकरण की दृष्टि से हमारे स्वर कितने होते हैं? 11। तो मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। व्याकरण की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से 11 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या वर्णमाला में कितनी होती है? तो 13 होती है। अब इनका विभाजन पूछा जाता है, विभाजन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बनते। एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पर कि स्वरों की मात्राएं कितनी होती हैं। मात्राएं हमारे पास 10 ही हैं वर्णमाला में। कितनी हैं? 10, जिनका प्रयोग हम व्यंजन में जाकर भी करते हैं। छोटा आ की तो अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसकी मात्रा नहीं होती है, तो बाकी कितने बच जाते हैं? 10 बच जाते हैं। तो मात्रा हमारी कितनी हो जाएंगी? तो मात्रा हो जाएंगी 10 और स्वर हो जाएंगे सर हमारे 11। मुझे लगता है यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आपको हो गया होगा, 1% का भी डाउट नहीं रहा होगा। छोटे आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है ना, इसकी कोई मात्रा होती है। इसकी ये मात्रा हो गई बड़े आ की, है ना। अच्छा, ये मात्रा हो गई हमारी की, ये मात्रा हो गई ई की। तो इस तरीके से छोटे आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। क्लियर हो जाती है बात आपको। अब हम इनका विभाजन देख लेते हैं कि इनको हम विभाजित कैसे कैसे करते हैं। तो नंबर 1 विभाजन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। इन दोनों को मिटा देता हूं मैं यहाँ पर। मात्राओं के आधार पे, किसके आधार पे? मात्राओं के आधार पे जो हम इनका विभाजन करते हैं, किसका? स्वरों का। मात्राओं के हिसाब से दोस्तों हम 2 तरीके से बांटते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, है ना। ह्रस्व और दीर्घ, लघु या गुरु। दूसरी भाषा में इसको हम लघु, इसको हम गुरु बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन आप ह्रस्व और दीर्घ से भी याद रख सकते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, मतलब छोटे वाले स्वर कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा छोटा आ होता है, छोटा आ, है ना। ये क्या हो गया हमारा? ह्रस्व। छोटी ई, ठीक है, ये तो बड़ा हो जाएगा। छोटा ऊ, अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाएगा ऋ। क्या आ जाएगा? ऋ, ठीक है ना। ये चारों के चारों बड़े होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा ये छोटा होता है और ये बड़ा होता होगा, तो ये दोनों ही बड़े होते हैं। पहले इसको ऐसे लिखा जाता था और इसको ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब दोनों को थोड़ा ऐसे लिखा जाता है। तो ये दोनों ही बड़े हैं, ये दोनों बड़े हैं, ठीक है ना। इनको हम लेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि हम इनको पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको तो हम मूल स्वर में रखते हैं, ना कि व्याकरण की दृष्टि से इनको ध्यान में रखते हैं। तो हम व्याकरण के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण के हिसाब से इनको नहीं पढ़ेंगे, इनको आगे व्यंजन में ले जा करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर हो जाती है आप लोगों को। ये दोनों बड़े होते हैं। तो हमारे पास जो ह्रस्व स्वर हैं वो कितने हो जाते हैं? छोटा, छोटी, ऊ और ऋ। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या हो गई सर 4। अब इसमें से जो भी बचा, ठीक है, 7 बचे ना टोटल। अब
तो वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। इसको याद करने की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। मात्राओं के हिसाब से, मतलब जिस पे छोटी मात्रा वो छोटा, जिस पे बड़ी मात्रा वो बड़ा। मुझे लगता है 0.1% का भी डाउट आपको यहाँ पे नहीं रहा होगा। 4 हमने यहाँ लिख लिए इन 11 में से, तो अब कितने बचे? 7 बचे, तो वो 7 क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। इनको याद करने की जरूरत तो नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा छोटा आ से औ तक, ठीक है ना। इतना याद है तो आप इनको बड़ी आसानी से बना लेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो मात्राओं के आधार पर विभाजन, आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मात्राओं के आधार पर आप समझ गए। चलिए अगला विभाजन हम देखते हैं। सेकंड विभाजन है दोस्तों हमारा होठ की आकृति के हिसाब से, होठ की आकृति के अनुसार बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो होठ हमारे किस तरीके से इन स्वरों को बोलते हैं उनको समझिए। तो यहाँ पे भी हम 2 तरीके से विभाजन करेंगे, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। अवृत्ताकार, बात समझ गए? मतलब कौन से स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते टाइम हमारे होठ गोल हो जाते हैं, कौन से स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते टाइम हमारे होठ गोल नहीं होते। वृत्ताकार का मतलब गोल। अब देखिए, बोल के देखिए, अब खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसको बोलिए ऊ ऊ, गोल ऊ ऊ, है ना। बोल के खुद बोल के देख लो, आप खुद ही समझ जाएंगे। ऊ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। बात क्लियर हो गई? तो वृत्ताकार होठ हमारे कौन से स्वरों को बोलते टाइम हो जाते हैं, तो वो ये 4 हैं। इनके अलावा और किसी पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कौन से हो गए वो 4। अब इनमें से 4 हमने निकाल लिए, उ उ ओ, और बाकी जो बचे 7 वो क्या हो जाएंगे, अवृत्ताकार। कोई दिक्कत, कोई रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। मुझे लगता है यहाँ पर भी 0.1% का भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए, 2 तरह का विभाजन हमने देख लिया है, मात्राओं के आधार पे और होठ की आकृति के अनुसार स्वरों का विभाजन हम देख चुके हैं। तीसरा विभाजन हम देखेंगे दोस्तों। तीसरा विभाजन हमारा दोस्तों है जिह्वा के आधार पे, है ना। जिह्वा यानी कि जीभ के आधार पे, जो हमारी जीभ के आधार पर। बहुत आसान है, इसको भी रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं। तो समझते हैं दोस्तों, जीभ के आधार पे हम स्वरों का विभाजन कैसे करते हैं। तो देखिए, जीभ हमारी कुछ इस तरीके से होती है ना। मतलब शायद ही जीभ की तरह ना बनाओ, लेकिन इसी तरीके से जीभ होती है, जीभ निकली हुई है ये। तो हम जीभ को 3 भागों में बांट ले रहे हैं। ये जीभ का आगे का भाग होता है, ये जीभ के बीच का भाग होता है, और ये पश्च भाग होता है, यानी कि पीछे का भाग। तो इसको हम पश्च कह दें, इसको मध्य कह दें, और इसको अग्र कह दें। हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा शुद्ध भाषा में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे, मध्य मतलब बीच में। बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, अब देखिए, मध्य से सिर्फ एक ही स्वर बोला जाता है, वो है आ। मतलब जब आप आ स्वर बोलते हैं तो आपकी जीभ के बीच में जोर पड़ता है, ना कि पीछे और ना ही आगे। बात क्लियर हो गई? कहने का मतलब ये हुआ, जब हम आ स्वर को बोलेंगे आ, तो आप देखिए बोल करके कि आपकी बीचों बीच जीभ पे असर होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर? अच्छा, अब हम आ जाते हैं आगे। तो अग्र है ना, ये अग्र, अगर हम इसको अग्रीय कह दें, अगर मैं इसको अग्रीय कह दूं तो कैसी दिक्कत रही? कोई दिक्कत नहीं सर, अग्र या अग्रीय बात एक ही है। ई और ए, क्या बोला मैंने? अग्रीय, इसी से निकल जाएंगे। आप इसको अग्र ना बोल के क्या बोलिए, अग्रीय बोलिए, अग्रीय। ई और ए, क्या क्या बोला हमने सर? आपने ई बोला और ये वाला ई, ए और ए। बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ये इसको दोबारा समझो, ये जीभ का अग्रभाग था, जीभ का क्या है? अग्रभाग है। मैंने इसको अग्रीय बोल दिया, अग्रीय, ई और ए, ठीक है ना, अग्रीय। तो ई ए हमारे आगे से बोले, बोल के देखिए आप इनको, तो आपके आगे वाली जीभ पे असर पड़ेगा, यानी कि जो असर पड़ेगा इन 4 स्वरों को बोलते टाइम वो जीभ के अगले भाग पर पड़ेगा, ठीक है ना। तो अग्रीय से हमारा हो गया ई और ए। अब हमने 5 तो यहाँ लिख दिए, मध्य में हमारा आ गया, ई आ गया, ए आ गया। तो बाकी जो 6 बचे वो कहाँ आ जाएंगे? वो सर पीछे से बोले जाते होंगे। वो कहाँ से बोले जाते होंगे? पीछे से। रिर बोल के देखिए, पीछे वाली जीभ पे आपका अंतर जाएगा, ठीक है ना। ओ बोल के देखिए, आप पीछे से ही बोलेंगे इसको। तो बाकी जो 6 बचे वो हम पीछे से बोलेंगे। बाकी 6 कौन से बचे? इनमें से टीप के लिख देंगे यहाँ पर, कोई रटने की जरूरत नहीं है। 1% भी आपको यहाँ पे डाउट नहीं रखना है।
तो जीभ के आधार पे भी हमने बड़ी आसानी से स्वरों को समझ लिया है। एक जीभ बनाएंगे इस तरीके से, बीच में आ को लिख देंगे, अग्रिय, अग्र ना कह के उसको अग्रिय कहेंगे, तो ई से हमारा ये निकल के आ जाएगा और पीछे जो 6 बचे उनको यहाँ पे उठा के लिख देंगे। कोई डाउट की स्थिति नहीं होनी है। तो हमने 3 तरह के विभाजन यहाँ समझ लिए हैं, मात्राओं के आधार पे, होठ के आधार पे और जीभ के आधार पे। अब हम समझेंगे अगला विभाजन, ठीक है ना। चलो, मुंह खुलने के आधार पे टोटल हम 5 तरीके से बांटते हैं इनको, है ना। जब हम समझ लेंगे इनको तो एक बार इनका क्विक रिवीजन करेंगे। चौथे तरह का विभाजन हम देखते हैं मुंह खुलने के आधार पे। मुंह खुलने के आधार पे ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, है ना। खुलने के आधार पर अगर 50 नंबर का आपका हिंदी कहीं आ रहा है किसी भी पेपर में, तो मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन वर्णमाला से, वरना 2 से 3 क्वेश्चन वर्णमाला से जरूर ही आते हैं। सबसे ज़्यादा स्वरों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए, मुंह खुलने के आधार पे, तो हम दोस्तों इसको मुंह खुलने के आधार पे भी 4 तरीके से बांटते हैं। रटना नहीं है, मैं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझिए। समृत, समृत, अर्धसमृत, एक सेकंड, समृत, अर्धसमृत, अगला है विव्रत और चौथा है अर्धविव्रत, अर्धविव्रत, ठीक है ना। तो हम मुंह खुलने के आधार पे इनको 4 तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। समव्रत का मतलब होता है हमारा मुंह जब बंद हो, मुंह हमारा क्या हो, क्लोज। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सेंस को समझ पाएँ, क्योंकि ये शब्द ऐसा है आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर समव्रत का मतलब क्या होता है। समव्रत का मतलब होता है जब हमारा मुंह बिल्कुल बंद हो। तो हम जब बंद होगा मुंह तो कौन कौन से स्वर बोल सकते हैं, तो हम तो सर कोई स्वर नहीं बोल सकते मुंह बंद से, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं। ट्राई करने की कोशिश करिए। ई उ ऊ, ई उ ऊ। हमें मुंह ज़्यादा थोड़ा सा मुंह तो खुलेगा, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपका मुंह बंद है, फिर भी आप कुछ स्वरों को बोल पा रहे हैं। कौन कौन से स्वरों को बोल पा रहे हैं, तो सर हम बोल पा रहे हैं ई उ ऊ। इन 4 स्वरों को हम समव्रत स्वर कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि जब आपका मुंह बंद है तो आप कौन से स्वरों को बोल सकते हैं, तो सर वो है ये 4 स्वर, ठीक है ना। अच्छा, 4 को हमने यहाँ लिख ही दिया है। विव्रत होता है आ, यानी कि मुंह पूरा खुल जाए। विव्रत का मतलब मुंह पूरा खुला हो। तो जब मुंह पूरा खुलेगा तो देखिए, बोल के देखिए, आ में आपका पूरा मुंह खुल जाता है, तो इसको हम विव्रत में रख देंगे। तो बड़ा आ, ई उ। ये वाली बात क्लियर हो गई। अर्धसमव्रत, अब अर्धसमव्रत को समझिए। अर्धसमव्रत का मतलब होता है दोस्तों मुंह आधा बंद हो, हाफ क्लोज, हाफ क्लोज, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इसलिए लिखी जा रही है यहाँ पर ताकि आप ये रिलेट कर पाएँ कि सर अर्धसमव्रत, समव्रत, इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। विव्रत का मतलब तो आपको पता है कि मुंह पूरा खुला हो। तो अर्धसमव्रत कौन से, जब आपका मुंह आधा खुला हो और आप कौन कौन से स्वरों को उस कंडीशन में बोल सकते हैं, सवाल हमारा ये है। तो बहुत आसान। चलिए, अर्धसमव्रत में हमारा आ जाएगा दोनों छोटे वाले। दोनों छोटे वालों का मतलब है सिंगल मात्रा वाले, ओ ए ओ। तो आपका मुंह थोड़ा ज़्यादा खुलेगा तुलना में समव्रत की। समव्रत की तुलना में अर्धसमव्रत में आपका मुंह थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं आधा मुंह खुलेगा, ठीक है ना। ए ओ, तो थोड़ा मुंह खुला ना। विव्रत में पूरा मुंह खुल जाता है आ, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने इन सब का विभाजन कर दिया। बाकी जो बचे हमारे वो कहाँ पर आ जाएंगे, तो वो सर यहाँ पर आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे सर, एक तो छोटा आ जाएगा, रेर आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा ओ, और आ जाएगा हमारा ए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल हमने 11 के 11 स्वरों का विभाजन मुंह खुलने के आधार पे बड़ी आसानी से कर लिया है, ठीक है ना। देखिए, क्लोज, हाफ क्लोज, फुल ओपन, है ना, इसको आप कह देते हैं ओपन, और हाफ ओपन, क्या कहेंगे इसको, हाफ ओपन, ठीक है ना। आधा खुला हुआ, ठीक है ना, आधा खुला हुआ। ये है आधा बंद और ये है आधा खुला हुआ, दोनों में अंतर समझने की कोशिश करें आप, ठीक है। तो हमने इनको 4 तरीके से विभाजित कर दिया है मुंह खुलने के आधार पे। मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको रत्ती भर भी डाउट होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से समव्रत है, समव्रत पूछाएगा फिर आपसे, है ना। इनमें से एक सही दे देगा, बाकी 3 गलत दे देगा। तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ गए। एक अंतिम और बचा है दोस्तों, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। इसको समझ लें, अच्छी बात नोट डाउन कर देंगे। तो हमने 4 तरह के विभाजन अभी तक देख लिए हैं। आगे आ जाते हैं।
वर्णमाला आसान है, लेकिन आप रटने की कोशिश इसे किताब से करेंगे तो दोस्तों ये टफ हो जाएगी फिर आपको, है ना। सारी चीज़ें किताबों में इतनी अच्छे से नहीं समझाते, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं स्वर तंत्रिकाओं के हिसाब से। कैसे देखेंगे? स्वर तंत्रिकाओं के अनुसार, स्वर तंत्रिकाओं के अनुसार हम इनको कितने भागों में बांटेंगे, ठीक है। ये 5वां विभाजन है हमारा। ये क्या है? 5वां विभाजन है हमारा, ठीक है। स्वर तंत्रिकाएं हमारी होती हैं, सबसे पहले सर हमारा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। उसके बाद तालु होता है, तालु, है ना। फिर मूर्धा होती है, फिर दंत होते हैं यानी कि दांत, फिर होष्ठ होते हैं, होठ, है ना। तो हम इनको बांटेंगे 5 तरीके से। स्वर तंत्रिकाएं हमारी कौन सी? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। बात क्लियर हो गई? अच्छा, दांत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है, दांत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता है। मूर्धा से सिर्फ एक ही स्वर बोला जाता है, वो है ऋ। बात क्लियर हो जाती है? तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। मूर्धा और दंत में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दांत से सर कोई स्वर नहीं बोला जाता है, मूर्धा से सिर्फ एक बोला जाता है और वो है ऋ। अब बचे हमारे कंठ, तालु और होठ। तो होठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? जब हम इसका विभाजन पढ़ रहे थे, होठ के आकार पे कैसे इनको विभाजित किया जाता है, जब हम पीछे इससे पहले पढ़ रहे थे होठ के आधार पे स्वरों का विभाजन, तो होठ से हम कौन कौन से बोलते हैं? सर हम बोलते हैं होठ से उ, ऊ, ओ, औ, यही तो बोलते हैं। देखिए उ, ऊ, ओ। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। होठ के आधार पे जहाँ होठ पे ज़्यादा जोर पड़े, ठीक है, उ, ऊ, ओ। तो सीधी बात है सर, ये होठ से बोले जा रहे हैं। मूर्धा से ऋ बोला जा रहा है, दांत से कोई स्वर नहीं बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम कंठ पे। कंठ से दोस्तों सिर्फ हम 2 ही बोलते हैं, छोटा आ और बड़ा आ। बात क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रटने वाली मैंने कोई बात आपको नहीं बताई है। छोटा आ, बड़ा आ कंठ से बोला जाएगा, आ, ठीक है ना। तो कंठ पे जोर पड़ेगा। तालु से, अब देखिए हमने इन 5 का विभाजन कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने बचे? तो अब बचे सर 4 बचे। उन 4 को यहाँ लिख दो। अब तो लिख ही सकते हैं ना इसमें से देख करके आप बड़ी आसानी से, तो जरूर इसको नोट डाउन करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्वर तंत्रिकाओं के हिसाब से विभाजन, ठीक है। इस विभाजन को हम व्यंजन में भी पढ़ते हैं। व्यंजनों का सिर्फ एक ही विभाजन है, वो भी स्वर तंत्रिकाओं के हिसाब से है, ठीक है ना। व्यंजन में बहुत ज़्यादा विभाजन नहीं है, सिर्फ एक ही विभाजन है स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठी हम आगे भी पढ़ेंगे, और स्वरों को इसके हिसाब से कैसे बांटा जाता है वो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। मुझे लगता है यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। तो जितने भी टाइप के विभाजन दोस्तों यहाँ पर थे, वो मैंने सब आपको बारी बारी से समझा दिए। आप इसका अच्छे से एक नोट्स बनाइए। मैं आपकी सारी क्लासेस लगभग 15 दिन में ख़त्म कर दूँगा। एक लेक्चर आपका डेली अपलोड करता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। अच्छा, इसके कुछ और भी पॉइंट बचते हैं स्वरों के, ठीक है ना। तो जो और पॉइंट बचते हैं, जब हम वर्णमाला की व्यंजन और स्वर को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम उनको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैं उन चीज़ों को बता दूंगा तो आपको कन्फ्यूज। 1-2 बातें हैं, है ना। 1 2 3 पॉइंट हैं यहाँ पर स्वरों से संबंधित, छोटे छोटे पॉइंट हैं वो। तो हम पहले स्वरों को पढ़ लें, फिर व्यंजनों को पढ़ लें। तो मिक्स टाइप के जो पॉइंट यहाँ पर बनते हैं उनको हम लास्ट में समझ लेंगे। बहुत छोटी छोटी बातें, संयुक्त कौन से होते हैं सर, है ना, इस तरीके के 2-1 पॉइंट है, तो उनको समझ लेंगे। मुझे लगता है कि आपको स्वर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके दोस्तों आप ज़रूर बताएं। आप लोगों से मुलाकात होगी एक अगले लेक्चर में, एक हिंदी की एक अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।